बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी की बड़ी और अहम बैठक होगी। जहां बैठक में चुनावी तैयारियों का रोड मैप तय होगा, मौजूदा और आगामी अभियानों को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही पन्ना समिति, बूथ कमेटियों से लेकर लोकसभा संचालन समिति को लेकर भी चर्चा होगी। साथ ही अयोध्या में होने वाले 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी मंथन हो सकता है। बताते चले कि बीजेपी मुख्यालय में सीएम योगी की अध्यक्षता में मंथन होगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ ही केशव प्रसाद मौर्य, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े समेत कई मंत्री बैठक में हिस्सा लेंगे। दरअसल भाजपा ने अब की बार 400 पार का नारा बुलंद किया है, वहीं यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य भी तय किया है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस का पश्चिमी यूपी पर एक खास फोकस है। लगातार कांग्रेस वेस्ट यूपी में अपने खोए हुए जनाधार को हासिल करने के लिए काम कर रही है और पार्टी ने पिछले दिनों पश्चिमी यूपी में कई मुस्लिम चेहरों को सदस्यता तक दिलाई है। वहीं यूपी जोड़ो यात्रा का आगाज भी सहारनपुर से किया गया था और अब जोनल संवाद कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत भी कांग्रेस पश्चिमी यूपी से कर रही है। कांग्रेस अपने जोनवार संवाद कार्यशालाओं की शुरुआत मेरठ से करने वाली है और मेरठ के पीएल शर्मा स्मारक में यह सम्मेलन होगा और मिली जानकारी के मुताबिक 1 से 18 जनवरी तक 6 जिलों में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। मेरठ, कानपुर, मथुरा, गोरखपुर, वाराणसी और लखनऊ में जोन संवाद कार्यक्रम होगा और बैठक में जोन के प्रभारी राष्ट्रीय सचिव भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कार्यक्रम में कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे, अजय राय समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। यूपी में बारिश का दौर तो फिलहाल थम गया है, लेकिन ठंड अभी और ज्यादा बढ़ेगी। जहां मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में भीषण ठंड की संभावना जताई है और अगर हम प्रदेश की बात करें तो बीते दिनों यानी कि बुधवार को अधिकतम तापमान 13 से 19 और न्यूनतम तापमान 5 से 14 डिग्री के आसपास रहा। साथ ही तापमान में अभी और ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी और बताते चले कि आज 41 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है और कड़ाके की ठंड को देखते हुए लखनऊ और कानपुर के डीएम ने 13 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। देश के महा त्योहार यानी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है, जिसके चलते डीएम ने ईवीएम मशीन का डिमॉन्स्ट्रेशन किया है और डीएम ने 91 ईवीएम मशीन डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए भेजी है। वहीं डीएम ने कहा कि वोट की प्रक्रिया को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा और 2019-22 चुनाव के मद्देनजर 2 लाख के करीब वोटर्स लगातार बढ़ रहे हैं। 15 तारीख को हमारी वो वैन आएगी और उसका रूट हम लोग उसी हिसाब से प्लान करेंगे, जैसे कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वोटर हमारे उसका लाभ ले सकें। हाँ, देहात में भी करेंगे, जहाँ पे सामान्य रूप से उसको तो पूरा जिला ही कवर करना है, हर विधानसभा को कवर करना है, लेकिन प्रायोरिटी हम लोग की रहेगी जहाँ पे पिछले वर्षों में वोटिंग टर्नआउट कम रहा है वहाँ। अगली खबर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां इको गार्डन पर धरना दे रहे 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के आवास पहुंचे और बताया जा रहा है कि 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी के 6,800 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर कई महीनों से प्रदर्शन जारी है। जहां 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर से उनके आवास पर मुलाकात की है, जिसके बाद मंत्री कौशल किशोर ने 69,000 शिक्षक के 6,800 अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह वीरू ने अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर नाराजगी जताई है और नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रभु श्री राम के वंशज को शामिल नहीं किया गया और ना ही उनको आमंत्रित किया गया है। बॉलीवुड के जो सनातन को नहीं मानते हैं उनको बुलाया जा रहा है। अगर करनी समाज की बात नहीं मानी गई तो 15 तारीख के बाद एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। नमस्कार, मैं शक्ति ठाकुर प्राइम टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम अध्यात्म की नगरी प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में, अयोध्या की पावन धरती पर हम बैठे हुए हैं। प्रभु श्री राम 500 वर्षों का इतिहास उनका जो रहा, जिनके लिए कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। अगर हम प्रभु श्री राम की बात करें तो उनके वंशज को ही राम मंदिर में नहीं बुलाया गया। उसके लिए करनी सेना के जो पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हमारे साथ में मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि किस तरीके का इनका जो राम मंदिर में लोगों को नहीं बुलाया गया है और किन लोगों को बुलाया जा रहा है, उस पर कुछ बात रखनी चाहते हैं अपनी। मुख्य मुद्दा तो यही है कि
ट्रस्ट में भी क्षत्रिय नहीं है। और अब तक जो है निमंत्रण में हमारे 115 ग्राम हैं राजपूतों के, क्षत्रिय समाज के, सूर्यवंशी क्षत्रियों के, अब तक किसी को भी एक न्योता नहीं गया है। हॉलीवुड बॉलीवुड में आलिया भट्ट से लेकर के रणवीर कपूर, अक्षय कुमार और तमाम ऐसे अभिनेता हैं जिन्हें ना अपने धर्म से मतलब है, ना नहीं भगवान श्री राम के मंदिर से मतलब है, उनको निमंत्रण जा जाकर पहुंचाया जा रहा है। और हमारे इन्हीं जो हमारे क्षत्रिय भाई हैं जिन्होंने संघर्ष किया प्रभु श्री राम मंदिर के लिए, ये जो आपका 87 ग्राम है, आपने देखा होगा यहाँ से, वहाँ पे 90,000 क्षत्रियों ने मीर बागी से युद्ध में लड़ाई लड़ी थी और 90,000 वीर गति को प्राप्त हुए। उस परिवार में हमारे गुरुप्रसाद सिंह जी हैं, उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। तो ऐसे ऐसे योद्धाओं जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने आहुति दी राम मंदिर के लिए, उनको दरकिनार कर दिया जा रहा है। तो क्या आप कहना चाहेंगे कि जिनके वंशज प्रभु श्री राम, जिनके लिए पूरी दुनिया प्राण त्यागने को तैयार है, उनके वंशज को ही रखा गया, उसके लिए क्या है? क्या कोई ऐसा सर्वे कराया गया था ट्रस्ट के सदस्य बनाने से पहले कि कौन कौन लोगों ने, किन किन लोगों ने किन किन परिस्थितियों में कहाँ कहाँ पे मंदिर की लड़ाई लड़ी? ऐसा कोई सर्वे हुआ था? मतलब आप ट्रस्ट के सदस्यों का नाम सुनेंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे। जिन्होंने केस लड़ा वो हैं, जो अन्य स्रोतों से जुड़े हैं वो हैं, डीएम हैं, कमिश्नर हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, ईसीएस होम है, गृह। जैसे कि सुनने में आया था कि ट्रस्टी वो बनाया जाएगा जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं होंगे, उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है क्षत्रियों के ऊपर कभी आरोप रहा है क्या? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये कम्युनिटी जिसने सदैव आरोप मुक्त भारत की नींव रखी हो, अगर हमारे बाप दादाओं के सामने हमारे घर के बच्चों ने कोई गलती करी है तो वही सजा उनको दिए हैं जो एक आम लोगों को दिया गया है। आपको क्षत्रियों के बारे में इतनी तो जानकारी जरूर होगी कि हम कभी जातिवादी नहीं हो सकते। हमारे लिए धर्म प्राथमिकता है, हमारे लिए देश प्राथमिकता है, हमारे लिए अपनत्व प्राथमिकता है। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के अभियान में सरीला खंड और जलालपुर मंडल के भेड़ी डांडा, खड़ो, जलालपुर गांवों में ढोल नगाड़ों और घोड़ों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसमें महिलाओं ने अपने सिर पर कलश रखकर गांव की गलियों में भ्रमण किया। वहीं सैकड़ों राम भक्तों ने जलालपुर से भ्रमण करते हुए मां माहेश्वरी धाम के मंदिर में पूजा कर भ्रमण करते हुए जलालपुर में जयकारों के साथ इस शोभा यात्रा का समापन किया है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने शोभा यात्रा पर ड्रोन कैमरे से अपनी पैनी नजर रखी हुई थी। इसका उद्देश्य ये है कि हम मां महसी धाम भेड़ी से मां महसी विकास समिति में अरुण कुमार द्विवेदी और हमारे सरीला नगर से सभी संघ प्रचारक, सिंधु परिषद के और भाजपा के सभी पदाधिकारी, यहाँ पर सब वरिष्ठ लोग उपस्थित हैं। उनकी अगुवाई में आज ये राम शोभा यात्रा जो जलालपुर और भेड़ी में निकाली गई, इसका मूल उद्देश्य ये है कि सब जन जन को संदेश पहुँचाना, क्योंकि ये 500 वर्ष से हमारा ये सपना था कि रामचंद्र भगवान जी कब त्रिपाल से ये हटके और अपने स्थान पर बैठेंगे, तो वो समय आ चुका है। और अभी 22 जनवरी को ये बहुत हमें खुशी का दिन आ रहा है, जो रामचंद्र जी भगवान अपने गर्भगृह में और प्रवेश करेंगे। मुख्य उद्देश्य इसका पूरे भारतवर्ष में पूजित अक्षत और मंदिर की फोटो और पत्रिका वहाँ से आई हुई है, घर घर में हमको भेजना है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरे देश में दीपावली का महोत्सव मनाया जाए, हर घर दीप उत्सव हो और हर मंदिर, कोई मंदिर ऐसा ना बाकी रहे जहाँ दीपक न जले, और हर घर में दीपावली से भी अच्छा महोत्सव मनना चाहिए, क्योंकि ये समय 495 वर्षों बाद हम लोगों को मिल रहा है। अगली खबर सोनभद्र से है, जहां विंडमगंज में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत रेल रोको संघर्ष समिति के बैनर तले 3 एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर भारतीय इंटर कॉलेज पर जोरदार प्रदर्शन किया गया है। और धरना प्रदर्शन में पूर्व विधायक हरिराम चेरो और भाजपा जिला अध्यक्ष नंदलाल गुप्ता भी शामिल हुए। वहीं प्रदर्शन के दौरान संघर्ष समिति ने सरकार से ट्रेनों के ठहराव की मांग करते हुए रेल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर जल्दी मांगों को पूरा करने की बात कही है, जबकि भाजपा जिलाध्यक्ष के आश्वासन पर स्थानीय लोगों का धरना प्रदर्शन अब खत्म हो चुका है। रेल रोको संघर्ष समिति विंडमगंज में विभिन्न ट्रेनों को ठहराव को लेकर के अनवरत
1 वर्ष से आंदोलन कर रहा था, जिसमें 13 दिसंबर को सांकेतिक धरना हम लोगों ने रेलवे स्टेशन पर दिया था और उसी दिन घोषणा किया था कि 9 जनवरी तक अगर हमारा मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोग रेल रोको आंदोलन के तहत पुनः 10 जनवरी को धरना प्रदर्शन करेंगे। रेल रोकवाने के लिए अपनी बात को मनवाएंगे, जिस बाबत आज हमने अपने उत्तर प्रदेश सरकार सोनभद्र के जिला अध्यक्ष भाजपा के श्री नंदलाल गुप्ता जी को ज्ञापन दिया। जनता है, सभी लोगों ने एक साथ मिल करके अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करके ज्ञापन हमको दिया है। हम लोग पार्टी के पदाधिकारी, सांसद राम सकल जी, पकौड़ी लाल कोल, हम सहित संघर्ष मोर्चे के 5 लोगों के साथ रेल मंत्री से मिल करके जो यहाँ की जेन्युइन जो समस्या है, एक तो जो यहाँ पैसेंजर जो चलती थी बंद हो गई है, उसको चलवाया जाएगा। जो ट्रेनें यहाँ से झारखंड और उत्तर प्रदेश दिल्ली को जोड़ती है, बॉर्डर का इलाका है जो यहाँ ठहराव पहले से था वो बंद हो चुका है, इसको हम लोग शीघ्र ही चालू कराएंगे। इसी मांग को लेकर के यहाँ की जनता आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के रूप में एकत्रित हुई थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी के तिलक हॉस्टल में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक की छात्रा की दोस्त ने हॉस्टल में फोन कर उसके सुसाइड करने की खबर दी। जानकारी के मुताबिक घटना करीब देर शाम की है, जहां एक लड़की ने हॉस्टल में फोन कर अपनी रूममेट की आत्महत्या करने की बात बताई है। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल अभी तक सुसाइड के कारणों का पता नहीं चल पाया है। शाम 5:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि लखनऊ विश्वविद्यालय के तिलक हॉस्टल की एक छात्रा के द्वारा सुसाइड कर लिया गया है। मौके पर हम सभी लोग पहुंचे, शव को उतरवा करके पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। परिवारीजनों को सूचना दे दी गई और वो आ रहे हैं यहाँ पर लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं परिवारीजन। मौके पर फील्ड यूनिट को बुला करके कमरे का पूरा परीक्षण कराया गया है और अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में आपस में विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव करना शुरू कर दिया। जहां विवाद की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में बुलाया है और साथ ही फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के 3 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की है। और ये दुर्गेश जो है वो हमारे प्लाट में कब्जा करे हुए, आगे तरफ से उसका मकान है, पीछे तरफ उसका पिछवाड़ा है, उस तरफ हमारा प्लाट है और वहाँ पर ये कब्जा करे हुए हमारे प्लाट में जीने बना रखे हैं और 3 ईंट डाल रखी, इंगल गाड़ रखे हैं। अब खाली नहीं कर रहा, जब हम लोग आते हैं तो मारपीट करता है और लड़ाई झगड़ा मचाता है। अभी क्या हुआ जब आप लोग आए तो क्या हुआ? अभी हम लोग जब आए हैं तब औरतें छत से पत्थर चलाने लगी हमारे लेबर के ऊपर और मारने पीटने लगी, ऊपर पत्थर बड़े बड़े फेंकने लगी लेबरों के ऊपर। हमारे लड़के ने रजिस्ट्री कराई है, बहू के नाम है माई है, तो ये लोग कब्जा कर ली इन्होंने, ये कब्जा किया। इसका किसने कब्जा किया? दुर्गेश ने कब्जा कर लिया है। हम लोग अब बनाने आए तो ऊपर से पत्थर चला रही थी, 4 और 2 बेटियां 2 औरतें पत्थर मार रही थी। मजदूरों के तुम लागन दो, फिर पता चली। ग्रेटर नोएडा में स्थानीय लोगों से टोल लेने के विरोध में किसानों ने जेवर टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा किया, जिसके चलते जेवर टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल तैनात की गई है। जहां किसानों का आरोप है कि टोल कर्मचारी किसानों को परेशान करते हैं और किसान नेता मोहित नागर ने कहा कि बड़ी बड़ी इमारतें किसानों की जमीनों पर बसी हुई हैं, जिसके बाद भी किसानों से टोल वसूला जाता है। वहीं किसानों ने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। यहाँ ऑल इंडिया किसान सभा द्वारा धरना दिया गया है, जो कि मजबूरी में यहाँ के किसानों द्वारा, यहाँ के लोकल लोगों द्वारा दिया गया है। जिस जमीनों पे हाईवे बना, ये शहर बसा, उसी शहर के लोगों को, उसी जमीन देने वाले लोगों को यहाँ पर टूल देना पड़ता है। बहुत दुख होता है जब उसी की वजह से शहर में, उसी की जमीनों पर बसे शहर में बने रोड पर एक किसान को टूल देना पड़े, पैसा देना पड़े, बहुत दुख होता है। लेकिन क्या इस सरकार को नहीं दिखता कि सामान्य लोगों को, साधारण लोगों के लिए टूल फ्री होना चाहिए, जबकि किसान का इससे कोई फायदा नहीं है, बस एक साधारण सा आने जाने का फायदा है। बिजनेसमैन इस रोड से इतना पैसा कमाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से अपना काम करते हैं, उनसे टूल वसूला जाए और गरीब किसान लोगों को ये टूल फ्री दिया जाए। धन्यवाद।
हमीरपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने एक वैन में जोरदार टक्कर मारी है, जिससे वैन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी मौत हो गई है। साथ ही टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रक को कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। थाना सुमेरपुर के ग्राम कुंडौरा में एक मारुति वैन और ट्रक के बीच टक्कर हो गई, जिसमें मारुति वैन चालक, जिनका नाम संजय कुमार गुप्ता पुत्र रामचरण निवासी कुरारा, गंभीर रूप से घायल हो गए तथा पुलिस की मदद से उन्हें एम्बुलेंस के द्वारा तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना।